नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में यूपी पीजीटी 2022 के सिलेबस के अनुसार जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है स्मृति और उसके मूल प्रक्रियाएं क्या है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि स्मृति क्या है और स्मृति की मूल प्रक्रियाएं अर्थात स्मृति के तत्व या अवस्थाएं कौन कौन से हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्मृति यानी कि मेमोरी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्मृति किसे कहते हैं, इसके अर्थ को जानते हैं और फिर आगे धीरे धीरे हम स्मृति से संबंधित अन्य कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो समझते हैं। देखिए, स्मृति क्या होता है तो पहले इसके शाब्दिक अर्थ को हम देखते हैं। तो स्मृति का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? मेमोरी है। क्या है? यानी कि स्मृति को अंग्रेजी में मेमोरी कहते हैं। और मेमोरी जो है शब्द वो लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के मेमोरिया शब्द से उत्पत्ति इसकी हुई है। यानी कि मेमोरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मेमोरिया शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? लंबी याददाश्त, यानी किसी चीज़ को लंबे समय तक याद करने की क्षमता को लंबी याददाश्त कहते हैं। ठीक है। या व्यक्तिगत ऐतिहासिक लेखा, यानी कि अपने जीवन में होने वाली सभी घटनाओं को संचित करके रखना, उसका लेखा जोखा करना, ये क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। इस प्रकार से शाब्दिक दृष्टिकोण से आप देखें तो स्मृति को अंग्रेजी में मेमोरी कहते हैं। मेमोरी लैटिन भाषा के मेमोरिया से मिलकर बना है और मेमोरिया का अर्थ होता है लंबी याददाश्त या व्यक्तिगत ऐतिहासिक लेखा। आगे देखते हैं हम। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। क्यों मानसिक प्रक्रिया है? क्योंकि स्मृति की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो मस्तिष्क द्वारा या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा संचालित होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मानसिक प्रक्रिया बोला जाता है। जो क्या करता है स्मृति के माध्यम से क्या करने में हमको मदद मिलती है? समस्या समाधान, किसी समस्या का समाधान करने में सहायता, तार्किक चिंतन, तर्क के आधार पर जब हम कोई चिंतन या विचार विमर्श करते हैं तो उसे तार्किक चिंतन कहते हैं। कल्पना, किसी चीज़ का इमेजिनेशन करना, कल्पना करना, वो भी स्मृति के माध्यम से संभव हो सकता है। और किसी भी समस्या से संबंधित या किसी भी परिस्थिति से संबंधित जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो वो भी क्या है? स्मृति के माध्यम से संभव होती है। और इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को स्मृति क्या है? एक बेस प्रदान करता है। कैसे बेस प्रदान करता है? आप कहेंगे समस्या समाधान करने में, तार्किक चिंतन करने में, कल्पना करने में, निर्णय करने में कैसे मानसिक प्रक्रिया बेस प्रदान करता है। देखिए, स्मृति क्या होता है? स्मृति एक तरह से वह मानसिक प्रक्रिया जिससे आप जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में होता है या जो कुछ भी नया अनुभव आप लेते हैं वो सभी जो है आपके मेमोरी में जाके स्टोर होती हैं। और जो बातें स्टोर रहेंगी उससे संबंधित जो है आप चिंतन भी कर सकते हैं, उससे संबंधित निर्णय भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भी सूचना आपकी मेमोरी में स्टोर नहीं है तो उस व्यक्ति के बारे में आसानी से आप क्या है अपना राय नहीं दे सकते हैं। तो मेमोरी के माध्यम से ही, स्मृति के माध्यम से ही संभव ये सभी मानसिक प्रक्रियाएं संभव होती है। इन मानसिक प्रक्रिया द्वारा क्या करता है व्यक्ति? अपने पूर्व अनुभूतियों या सीखी हुई बातों को वर्तमान चेतना में लाता है। यानी कि मेमोरी में जो सूचनाएं स्टोर हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती तो आवश्यकता अनुसार उसे हम वर्तमान चेतना में लाकर उसका यूज करते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं। किसी विषय सामग्री को सीखते समय स्नायु कोषों में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ध्यान से देखिए, किसी भी चीज़ को जब आप सीखते हैं तो स्नायु कोष होते हैं, न्यूरॉन्स, आपके शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें जो है उसके संरचना में परिवर्तन होता है। यानी कि अगर न्यूरॉन्स जो है ऐसे रहता है तो जब आप किसी विशेष सामग्री को सीख रहे हैं या किसी उद्दीपक से आपका कोई क्षेत्र प्रभावित हो रहा है तो उसमें एक जो है नर्व इम्पल्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो वही कर रहा है, स्नायु कोषों के संरचना में परिवर्तन होते हैं जिनसे स्मृति चिन्ह का निर्माण होता है। और स्मृति चिन्ह के निर्माण की प्रक्रिया को ही स्मृति कहते हैं
या धारणा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, स्मृति को क्या कहते हैं? स्मृति को धारणा भी कहते हैं। अगर कभी पूछ दे कि धारणा क्या है तो इसमें आप कंफ्यूज मत होगा। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सामान्य शब्द आप मनोविज्ञान के जानते हैं उनको न पूछकर उसका जो विशिष्ट शब्द है, जो कठिन शब्द है, वो पूछ लेता है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि स्मृति को धारणा भी कहते हैं। अब स्मृति की कुछ परिभाषाएं हम समझ लेते हैं, जिससे आपको स्मृति का जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली परिभाषा हम देखें तो उडवर्थ 1954 कहते हैं कि स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का सीधा प्रयोग है। यानी जो भी कुछ आप सीखते हैं फिर उसके समय पढ़ने पर जब उसका आप प्रयोग करते हैं तो वो क्या है? स्मृति होता है। स्मृति के माध्यम से ये संभव होता है कि जो आप सीखते हैं वो स्मृति में स्टोर होता है, फिर जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जब उसका प्रयोग करना होता है तो वो आपके वर्तमान चेतना में आता है और उसका आप उपयोग करते हैं। तो ये वही क्या कहलाता है? स्मृति। दूसरा परिभाषा हिलगार्ड और एटकिंसन 1967 कह रहे हैं कि पहले सीखी हुई अनुक्रियाओं को वर्तमान समय में प्रदर्शन करने का अर्थ ही स्मृति। यानी कि पूर्व में आपने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी ग्रहण किया है, उसको वर्तमान समय में यूज करना, उसका अप्लाई करना ही स्मृति है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए पहले आप जो है किसी चीज़ को आपने जो है पढ़ा, ठीक है, आपको जो कॉन्सेप्ट मान लीजिए यही आपके सिलेबस में स्मृति वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, यहाँ पे स्मृति वाला कॉन्सेप्ट आपने इस क्लास में इसको समझा। अब जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो इससे अगर क्वेश्चन आए तो क्या है, जब उसको सीख रहे हैं फिर वर्तमान समय में इसकी ज़रूरत पड़ा तो क्या है, आपके जो है वर्तमान चेतना में आता है और आने के बाद उसका वो आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वही क्या है? स्मृति कहलाता है। MC डगल क्या कर रहे हैं कि स्मृति का तात्पर्य स्मृति की घटनाओं और अनुभवों की कल्पना करना और इस तथ्य की पहचान कर लेना कि अतीत के अनुभव से। इसमें डगल महोदय के कहना कि यही है कि स्मृति के माध्यम से ये संभव होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को हम पहचानते हैं, अतीत में या बीते हुए समय में जो कुछ भी घटना हो गया है उसके बारे में भी हम पहचानने में सक्षम होता है। अगर उससे संबंधित कोई भी सूचनाएं आपके दिमाग में स्टोर नहीं होंगी तो आप उन चीज़ों, उन कॉन्सेप्टों को आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि आपसे कई लोग इंटर में भी साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा और आपने हाई स्कूल में भी कुछ सीखा होगा, विज्ञान, मैथ के सामान्य संप्रदाय। अगर जो स्मृति में आपकी वो सूचनाएं स्टोर नहीं होती तो वो सूचनाओं को क्या है, आप याद नहीं कर पाते हैं। वो सूचनाओं उस सूचनाओं को आप याद करके उनका यूज नहीं कर पाते। तो कहने के तात्पर्य ये क्या है कि स्मृति के माध्यम से ये संभव होता है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान में जब हम पहचान कर लेते हैं तो उसे हम स्मृति कहते हैं। तो ये स्मृति की परिभाषाओं के बारे में बात हुआ। आशा करते हैं कि स्मृति का अर्थ और परिभाषा आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम अपने स्मृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये तीनों बातें कहें जाए तो एक है। देखिए, स्मृति के तत्व भी इसको कहते हैं, या स्मृति की अवस्थाएं आप कह लें, या स्मृति के मूल प्रक्रियाएं कह लें। ये तीनों बातें एक है। ठीक है, तो देखिए स्मृति के 3 तत्व या 3 ही अवस्थाएं होती हैं जिनके माध्यम से कोई भी सूचना आपके मेमोरी में क्या है, स्टोर होता है और समय पड़ने पर, आप ज़रूरत पड़ने पर वो वर्तमान चेतना में आता है। सबसे पहला क्या है? कूट संकेतन, इसको सांवेदिक निवेश भी कहते हैं, जिसको इनकोडिंग कहते हैं। दूसरा क्या है? संचयन। दूसरी अवस्था में क्या होगा, आपके दिमाग को सूचना स्टोर होगा। और तीसरी अवस्था में जिसको पुनः प्राप्ति कहते हैं, जो स्टोर हुई सूचना है जब उसका ज़रूरत आपको पड़ता है तो वो आपके वर्तमान चेतना में आता है। आइए इसको थोड़ा हम समझते हैं कि कूट लेखन क्या है, संचयन क्या है, पुनः प्राप्ति क्या है। देखिए, कूट लेखन क्या है? स्मृति चिन्हों का निर्माण होना ही कूट लेखन कहलाता है। कहने के यह तात्पर्य है, कोई भी सूचना आपके दिमाग में जब स्टोर होती है तो वो स्मृति चिन्हों के रूप में स्टोर होती है, और स्मृति चिन्हों का निर्माण जब होता है तो उसी को क्या कहा जाता है? कूट लेखन कहा जाता है। ऐसे पंजीकरण भी कहते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन। सूचनाओं का दिमाग में जब आपके रजिस्ट्रेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कूट लेखन कहते हैं। ठीक है, जब किसी सूचना या बाह्य उत्तेजना का प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति उसे एक निश्चित रूप या कूट लेखन के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करता है तो कूट लेखन कहलाता है। कहने के ये तात्पर्य है कि जब हमारी ज्ञानेंद्रियां किसी उद्दीपक से या किसी सूचना से उत्तेजित होती हैं तो क्या होता है? व्यक्ति उसका प्रत्यक्षीकरण कर उसे एक निश्चित फॉर्म में
अपने तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कूट लेखन। यानी कि एक कोड के रूप में हमारा दिमाग जो एक सूचनाओं को कैसे ग्रहण करता है, एक कोड के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में ग्रहण करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कूट लेखन कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है अवस्था या तत्व संचयन, यानी कि इसको स्टोर बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। इसमें सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। देखिए, संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कूट लेखन द्वारा प्राप्त सूचना या उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए संचित करके रखा जाता है। कहने के तात्पर्य कि संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा तत्व है या एक ऐसा अवस्था है जिसमें कूटलेखन से प्राप्त सूचनाओं को कुछ समय के लिए आपके मस्तिष्क में संचित करके रखा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, संचयन कहते हैं। पुनः प्राप्ति क्या है, पुनः प्राप्ति देखिए क्या है, इस अवस्था में स्मृति में संचित सूचनाओं का प्रत्याहन एवं खोज की जाती है। इस अवस्था को स्मरण की कहा जाता है। यानी कि पहली प्रक्रिया में आपके स्मृति चिन्ह का निर्माण हुआ, उसे आप कूटलेखन कहें। दूसरी अवस्था में आपने जो सूचनाएं का स्मृति चिन्ह बना है उसको दिमाग में स्टोर करते हैं, मस्तिष्क में स्टोर करते हैं कुछ समय के लिए। फिर तीसरे में जब आपको ज़रूरत पड़ता है या जो आवश्यकता होता है तो उन सूचनाओं को क्या है, आप अपने वर्तमान चेतना में लाकर उसका यूज करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पुनः प्राप्ति, जिसको रिट्राइवल या इसको प्रत्याहान भी कहते हैं, जिसको रिकॉल कहा जाता है। अब देखिए, इसको एक जो है मॉडल के हिसाब से समझते हैं। ये है आपका इनकोडिंग, जिसको कूटलेखन कहते हैं। इसमें क्या होता है, गेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी। जो सूचनाएं हैं मस्तिष्क स्मृति में जाती हैं, ठीक है। गेटिंग इन्फॉर्मेशन प्राप्त करती हैं, मस्तिष्क में आपकी स्मृति क्या है, सूचनाएं को प्राप्त करती है। फिर इसमें रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए क्या है, सूचनाएं आपके मेमोरी में स्टोर होती हैं। और तीसरे में क्या हुआ, टेकिंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ स्टोरेज, यानी जब ज़रूरत पड़ती है, आपको जब आवश्यकता पड़ती है तो वो सूचनाएं क्या है, आप अपने वर्तमान चेतना में लाकर उसका यूज करते हैं। तो ये स्मृति के मूल तत्व, या इसको आप अवस्थाएं कर लें या इसको आप मूल प्रक्रियाएं कर लें, इसके बारे में बात हुआ। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जिससे आपको तीनों तत्व या तीनों अवस्थाएं स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा क्या है, भारत के राज्यों की राजधानी का नाम याद कर रहा है, तो याद करने के लिए राज्यों की राजधानी को वो बार बार पढ़ता है और उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, जिससे उसके जो है मस्तिष्क में उस सूचना से संबंधित स्मृति चिन्हों का निर्माण होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। अब जो वो सूचना स्मृति चिन्हों का निर्माण हो गया तो राज्यों की राजधानी से संबंधित चीज़ को क्या है, वो उसके दिमाग में कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, संचयन कहते हैं। अब मान लीजिए कुछ समय के बाद उसके टीचर जो है उससे पूछें कि भारत के राज्यों की राजधानी के बारे में बताओ, तो जो है जब उसको ज़रूरत पड़ी तो क्या करता है, पुनः प्राप्ति करता है, रिट्राइवल या रिकॉल करता है। तो जब रिकॉल करता है तो वो सूचनाएं मस्तिष्क में जो पहले से संचरित हैं वो जो है वर्तमान चेतना में आती है और बच्चा उसका यूज करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पुनः प्राप्ति। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हमने जो है स्मृति के तीनों तत्व या अवस्थाओं के बारे में समझाने की कोशिश की। तो वो आज के क्लास में देखा कि स्मृति का अर्थ या परिभाषा क्या है, स्मृति के तत्व या मूल प्रक्रिया क्या है। ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है वो चाहे बीए का सिलेबस हो, चाहे एमए का सिलेबस हो, और यूपी पीजीटी और नेट सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस टॉपिक से संबंधित हैंड रिटेन नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसकी सहायता से हमारे यूजी और पीजी के बच्चे क्या है, अपने नोट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पे उसका हैंड रिटेन नोट्स का लिंक होगा, जिसके माध्यम से आप अपने नोट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको जो है पसंद आया होगा। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।